नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो आ जाइए फटाफट से, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी में हम पढ़ रहे हैं दिगंत भाग 2। और ये है हमारी बुक दिगंत भाग 2 और इसका हमारा आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, क्योंकि 9 चैप्टर प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी का हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है झूठन, और काफ़ी दिल पिघलाने वाली कथा है, यह आत्मकथा एक तरह की, और लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। तो कौन नहीं जानता ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं जानते हो तो झूठन तो बिल्कुल पढ़ी होगी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पढ़ी होगी। स्कूली बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि अभी उनका स्कूल चल रहा है, तो स्कूल में इतना कुछ टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, ठीक है, इसलिए हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ी हो। तो आज हम यहाँ पर इस झूठन को शुरू करेंगे, लेकिन झूठन को शुरू करने से पहले झूठन के जो लेखक है, आत्मकथाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनके जीवन के बारे में पढ़ ले, क्योंकि उनके जीवन से ही जुड़ी हुई कहानी है झूठन। आपको पता है झूठन क्या होती है? हम जब खाना खा लेते हैं और उसके बाद हमारी प्लेट में जो कुछ भी बचता है और उसको हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है? झूठन होता है। तो उस समय जब जिस समय की तत्कालीन समय की जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कथा बताई है, उनका समय बताया है, उनके परिवार की कथा है, उनके माता पिता भाई भाभी इन सब की कथा है, उनकी खुद की भी कथा है ये, तो उनकी खुद की आत्मकथा है ये, खुद की मतलब आप बीती इनके ऊपर क्या बीतती थी उस समय, वो कथा है। उस समय जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था हमारे देश में, बहुत ज़्यादा था। जातिगत भेदभाव इस तरह का था कि समाज का एक तबका ऐसा था, एक वर्ग ऐसा था जिसकी सेवा चाकरी में एक दूसरा वर्ग लगा ही रहता था, लेकिन वो बेगार प्रथा के रूप में लगा रहता था। बेगार क्या होती थी? काम तो करते थे, उनके घर में साफ सफाई करते थे, टॉयलेट्स वगैरह साफ करते थे, खाना और किचन तक का अलाउड नहीं था उनको। खाने और खाना बनाना या किचन की सफाई करना या किचन में जाना, इतने उनकी परमिशन नहीं थी, इतनी आज्ञा नहीं दी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बाहर झाड़ू फूक कर लो, या जानवरों का ध्यान रख लो, या जानवरों का जो भी मलमूत्र त्यागा हुआ है उसको साफ कर दो, या फिर उनका खुद का जो लैट बाथ होते थे उनकी सफाई करवा लो। ये सब काम उनके द्वारा उनसे करवाते थे, लेकिन बदले में उनको पैसे नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ा जो शोषण है वो यही है कि बदले में उनको पैसे नहीं देते थे, खाना भी नहीं देते थे, बल्कि ये कहते थे कि हमारा जो बचा कुचा है वो ले जाना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर वाले या उनके समाज के और भी लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि ही जी नहीं, बहुत से लोग उनके समय के बहुत से लोग ऐसे थे जो उच्च परिवार के लोग थे, या जमींदार लोग थे, या ठाकुर लोग थे, उनके घरों में काम करते थे, उनकी झूठन लेकर आते थे, उसको धोते थे क्योंकि गंदे हो जाते थे, सब मिक्स हो जाता था, सब्जी रोटी सब एक जगह हो जाता था। उसको धोते थे, धोने के बाद उसको सुखाते थे, सुखाने के बाद उसको पीसते थे, पता नहीं क्या करते थे और कैसे वो खाते थे, वो सब वही जान सकता है। आज बोल दो किसी को कि भाई मेरा बचा हुआ खा लेना, कोई नहीं खाएगा, क्योंकि झूठा है भाई, कौन खाएगा? तो वो तो पूरा परिवार इस झूठन पे ही पला बड़ा है। तो वो ही नहीं, उनके समाज के जो भी लोग थे वो सभी के सभी इस झूठन पे भी पले बड़े रहते थे। इसी चीज में हम बात करते हैं कि वर्गीय संघर्ष जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा था। वर्गीय संघर्ष में हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। महात्मा बुद्ध ने भी इस वर्गीय संघर्ष को झेला था, महात्मा बुद्ध ने भी इसका विरोध करा था। तो हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब अंबेडकर को कौन नहीं जानता? उन्होंने भी जो शिक्षा प्राप्त करी वो कैसे करी है वह आप भी जानते हैं, ठीक है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी जो शिक्षा प्राप्त करी है वो कैसे प्राप्त करी है, अभी हम जब कहानी पढ़ेंगे जब आप अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन आज हम इसका सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय पढ़ेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। बहुत अच्छे अभिनेता बन गए थे बाद में ये, बहुत अच्छे नाटककार बन गए थे, प्ले करते थे, बहुत अच्छे एक्टर बन गए थे, बहुत अच्छे निर्देशन बन गए थे, निर्देशन भी करते थे, तो डायरेक्टर भी बन गए थे। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। तो सोचिए कितनी प्रतिभा के धनी थे। लेकिन स्टार्टिंग में जब बचपन में इन्होंने जो झेला है उसका प्रतिफल कौन देगा? और बचपन के बाद अब जब सब कुछ सही हो गया है, जब व्यवस्थाएं ये है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं सब कुछ सही ढंग से चल रही है, जातिगत भेदभाव यहाँ नहीं है, तो उस बीच में जब वे अपने समय को याद करते तो काफ़ी निराश साबित होते हैं, बहुत निराश होते हैं। दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं इनके जीवन को लेकर, या और भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को लेकर देखें तो उनकी भी ऐसी घटनाएं हैं। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो उन्होंने भी ऐसे ही जो सामाजिक संघर्ष है उनका सामना किया है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन परिचय को लेकर। तो यहाँ है इनका जीवन परिचय।
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, तो जन्म हुआ था बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का 30 जून 1950 ईस्वी में। 30 जून 1950 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के एक बरला नामक गांव है, इस गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बरला गांव में, याद रखिएगा। माता पिता है मुकुंदी देवी इनकी माता और छोटन लाल इनके पिता। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम है छोटन लाल और माता का नाम है मुकुंदी देवी। तो मुकुंदी देवी और छोटन लाल के सुपुत्र है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐसे भी लिख सकते हो डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा। अब शिक्षा उन्होंने कैसे और किस तरह से प्राप्त करी बच्चों? अक्षर ज्ञान का आरंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, बिना कमरे, बिना टाट चटाई वाले। टाट चटाई का मतलब होता है जो दरी होती है ना बिछाने की, उसे बोलते हैं टाट, यानी जो प्लास्टिक की दरी होती थी। कई बार प्लास्टिक की और गेहूं डालने की जो बोरी होती थी उसका भी बिछौना बना दिया जाता था, बिना टाट चटाई वाले। ठीक है, दरी वाले स्कूल से। तो मतलब कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी शिक्षा प्रारंभ करी थी वहां पर स्कूल में। खुला स्कूल होता था, कोई कमरा नहीं था, कोई बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। जमीन पर मिट्टी में बैठकर पेड़ों के नीचे, यानी कि आसमान के नीचे वो बैठते थे, किसी प्रकार का कोई रूम नहीं था। वहां से उन्होंने अपनी प्रारंभिक यानी कि अक्षर ज्ञान शुरू करा था। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला मिला। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से की और बरला से उत्तीर्ण की, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए भाई। 12वीं में, 12th में फेल हो गए। इंटर किया उन्होंने कॉलेज, 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज से कर ली और 12वीं को बोलते थे इंटर कहते थे, और मैट्रिक उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। ठीक है, 12वीं में वो फेल हो गए। फलस्वरूप इसके बाद बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिया। अब फेल हो गए तो वहां से निकल गए, अब दूसरे देहरादून में चले गए। वहां उन्होंने एडमिशन लिया और कौन से कॉलेज में लिया? डीएवी कॉलेज में। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रही, रुक गई। बाधित का मतलब रुक गई। 1992 में, ज्यादा समय नहीं था, 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने एमए किया। ठीक है, कहाँ से? गढ़वाल श्रीनगर, ये हिमाचल प्रदेश में है। गढ़वाल कहाँ पर है? श्रीनगर बताया है, लेकिन गढ़वाल जो क्षेत्र है वो हिमाचल में भी आता है, हिमाचल प्रदेश में। अब शायद हिमाचल प्रदेश में, पहले वो श्रीनगर में हुआ होगा। ठीक है, तो अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के द्वारा। तो टीचर का नाम क्या था? सेवक राम मसीही। अक्षर ज्ञान उनको किसने सिखाया था? प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो प्री प्राइमरी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, सेवक राम मसीही के द्वारा खुले मैदान में बिना किसी कमरे के और बिना किसी टाट चटाई वाले स्कूल से हुई थी। उसके बाद बेसिक प्राइमरी में दाखिला ले लिया और 11वीं की परीक्षा में बरला इंटरमीडिएट से उन्होंने पास कर ली, लेकिन 12वीं में फेल हो गए थे। फेल होने के बाद में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और डीएवी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया जो देहरादून में था। कई सालों तक पढ़ाई करी और 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए कर लिया। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी नैया पार लगाई। व्रती यानी कि उनका कार्य, क्या कार्य करते थे भाई? कि 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी की। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा यानी कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी करी और संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे। तो पहले तो उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किया, ठीक है, अप्रेंटिस की नौकरी करी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही चांदा यानी कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की। पहले तो उन्होंने अप्रेंटिस की नौकरी करी, फिर उन्होंने ड्राफ्टमैन की नौकरी करी, इसी में महाराष्ट्र में आ गए एक ही डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पाद विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी बन गए। अब ये देहरादून में अधिकारी बन गए थे भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की तरफ से अब उनको यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, सम्मान।
तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, क्योंकि 1900 हम बात करते हैं यहाँ पर 1992 में तो उन्होंने एमए ही किया था, ठीक है, उन्होंने एमए किया था और 1993 में उनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो गया। परिवेश सम्मान उनको 1995 में प्राप्त हुआ, परिवेश सम्मान। और नंबर 3 जयश्री सम्मान उनको 1996 में, और कथाक्रम सम्मान 2000 में, ठीक है, कथाक्रम सम्मान उनको सन 2000 में प्राप्त हुआ। तो ये 4 उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में उनको मिला था, परिवेश सम्मान 1995 में मिला था, जयश्री सम्मान उनको 1996 में मिला था, और कथाक्रम सम्मान उनको 2000 में मिला था, ठीक है, चारों सम्मान हो गए। अब एक खास बात थी जो मैंने यहाँ पर नोट करी है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मुख्य रूप से कवि थे। स्टार्टिंग में जो उन्होंने अपने भाव प्रस्तुत करे थे वो कविता के माध्यम से करे थे, ठीक है, अच्छा क्लियर है ना? हाँ, कविता के माध्यम से करे थे। तत्पश्चात वे कहानीकार, आत्मकथाकार, निर्देशक आदि के रूप में वे प्रतिष्ठित हुए थे। आलोचक भी थे, निर्देशक के साथ में वे क्या थे बच्चों? आलोचक भी थे, उन्होंने आलोचना भी लिखी थी, ठीक है, आलोचना भी लिखी थी। तो ये एक मुख्य बात है जो मैंने यहाँ पर लिख डाली है, इससे आपको भी सहायता मिलेगी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि मुख्य रूप से क्या थे भाई? तो कवि थे, वे आत्मकथाकार नहीं थे, मुख्य रूप से कवि थे। बाद में वे गद्य के विकास में आ गए हैं और गद्य में लिखना शुरू कर दिया था। अब बारी आती है उनकी कृतियों की। तो देखिए, पहली उनकी रचना है झूठन, जो एक आत्मकथा है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है उनका कहानी संग्रह, जिसमें पहली कहानी संग्रह है सलाम और दूसरा कहानी संग्रह उनका घुसपैठी है। तीसरी रचना है उनकी सदियों का संताप, ये उनकी पहला कविता संग्रह है। बस बहुत हो चुका, ये उनका दूसरा कविता संग्रह है। अब और नहीं, ये इनका तीसरा कविता संग्रह। तो 3 प्रकार के उनके कविता संग्रह यहाँ पर है। पहला है आत्मकथा, एक ही उनकी झूठन, और कहानी संग्रह इनके 2 है, सलाम और घुसपैठी है। कविता संकलन उनके 3 है, सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। फिर आता है यहाँ नंबर 4 पर दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इनकी आलोचनात्मक निबंध है। तो आलोचना लिखी गई है दलित साहित्य पर, क्योंकि वे स्वयं भी दलित थे। उनको पता है कि दलित साहित्य जो लिखा जाता है उसमें कितनी सुंदरता होती है, क्या होता है, उस सौंदर्य शास्त्र पर उन्होंने आलोचना लिख डाली है। अब एक मुख्य बात आती है कि महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्य संस्था स्थापित की गई थी, ठीक है, महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की एक नाट्य संस्था स्थापित करी थी, जहां पर नाटकों का मंचन होता था। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय किया है, एक्टिंग करी है, और इसके साथ मंचन निर्देशन भी किया है। मंचन निर्देशन का मतलब होता है रंगमंच का रख रखाव, उसका डायरेक्शन भी किया है। जो भाई जो मंच होता है उसके ऊपर जब अभिनय हो रहा है तो अभिनय किस प्रकार से होगा, तो जैसे फिल्मों में डायरेक्शन कैसे होता है वैसे ही मंच का डायरेक्शन होता है, जो मंचन निर्देशन भी उन्होंने किया है। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह, वर्षों का समूह। जैसे हम बात कर रहे हैं 1970 और 80, तो 70 से 80 के बीच में क्या हुआ? एक दशक। अब मैं 2 दशक बोलती हूँ, 2 दशक यानी कि 20 वर्ष, ठीक है, 2 दशक का मतलब क्या हो गया है? 20 वर्ष। 3 दशक यानी कि 30 वर्ष, 4 दशक यानी कि 40 वर्ष, ऐसे 1 दशक इज इक्वल टू 10 वर्ष, ठीक है, 1 दशक इज इक्वल टू 10 वर्ष, 2 दशक 20 वर्ष, 3 दशक 30 वर्ष, ऐसे दशक होते हैं। तो हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना का एवं भावधारा का विकास हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि दक्षिण का जो क्षेत्र था या महाराष्ट्र के जो प्रदेश थे, महाराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्र में, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके में दलितों का उद्धार करने के लिए कई कदम उठाए गए थे, जिसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है, महाराष्ट्र के थे में। तो ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, या फिर हम बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, तो ये भी दलित वर्ग से संबंधित है। तो दलित चेतना का मतलब होता है दलितों के मन मस्तिष्क में अपने अधिकारों की जागरूकता लाना, ठीक है, दलितों का, यानी कि दलित भी एक इंसान है ये उन्हें बताना,
ठीक है। दलितों की चेतना का मतलब क्या होता है कि दलित भी इंसान होते हैं, दलित भी इंसान है, ये उन्हें बताना। दूसरा आ जाएगा अधिकारों से अवगत कराना, अधिकारों से अवगत कराना, ठीक है। तीसरा आ जाएगा शिक्षा का अधिकार दिलाना। कुल मिला के उनमें जागरूकता पैदा करना, ठीक है। चेतना, दलितों में जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना। दलित चेतना का मतलब है दलितों में इंसानियत की बात बताना है कि वे दलित भी इंसान है, ये उन्हें समझाना या बताना। भावधारा का विकास हुआ है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के प्रदेशों में या दक्षिण महाराष्ट्र में कई ऐसी विचारधाराओं का विकास हुआ है जिससे ये पता चलता है कि दलितों के भी अधिकार है। आज सभी दलितों को पता है, दलित नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते उनको दलित, क्योंकि अब दलित वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे शूद्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। जातिगत भेदभाव है काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, अब सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। भारत के निवासी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते अगर प्रकृति उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है तो हम कैसे कर सकते। तो दलितों के उद्धार के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियां टूट रही है, ढीली पड़ रही है। वैज्ञानिक परिदृष्टि, सामाजिक वैचारिक जागरण, मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पट्टी की समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। आमूल यानी कि जड़ से बदलनी चाहिए। आमूल का मतलब है जड़ से बदलनी चाहिए, जड़ से। ठीक है, जड़ से बदलनी चाहिए, आमूल। कोई भी व्यवस्था हो, अगर वो समाज विरोधी है तो उसका जड़ से निराकरण होना चाहिए, चाहे वो दलित उद्धार के लिए की गई हो या किसी भी तरीके से। झूठन कहानी या झूठन आत्मकथा को पढ़ने के बाद में आप भी खुद भी बोलेंगे कि जो भी कदम उठाए गए थे पहले क्यों नहीं उठाए गए, उससे पहले क्या किसी को होश नहीं आया। और ये आज़ादी के बाद का समय है जब ये सारी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का परिवार जो है इस तरह की त्रासदी झेल रहा था, ये हमारे आज़ादी के समय के बाद की कहानी है। आज़ादी के समय के बाद भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता था, बहुत समय बाद। आज हम कह सकते हैं कि अब हम स्वतंत्र है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने की नहीं होती है, स्वतंत्रता केवल सरकार बदलने से नहीं होती है। अंग्रेज सरकार थी, अब भारत सरकार आ गई है, स्वतंत्रता होती है अधिकारों को प्राप्त करने की। तो वह अधिकार तो जनता को मिले ही नहीं थे, फिर कौन सी स्वतंत्रता आई थी भाई। तो स्वतंत्रता थी लेकिन वो खोखली स्वतंत्रता थी, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दायित्वों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी। उसे मध्ययुगीन संस्कारों में उसे उबर कर समता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। कायाकल्प का मतलब होता है बदलाव करना चाहिए, बदलाव, ठीक है, या परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा, दलित, उभार और संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना, संकल्प और विचार का यही सार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार कहे जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य जगत में दलित आंदोलन के रूप में जुड़े हैं, बहुत सारे जुड़े हैं, लेकिन दलित के रूप में अगर कोई साहित्यकार है तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही माना जाता है। उनके साहित्य में महज, केवल, महज का मतलब क्या होता है, केवल, आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। उनके साहित्य में केवल और केवल क्या दिखाई देता है, आक्रोश दिखाई देता है। प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति ने मतलब दलित के ऊपर कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रभाव डाला है, दबाव डाला है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया से परे,
प्रतिक्रिया से परे समानता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट दिखाई देती है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फॉर्मूलों के सहारे नहीं लिखते हैं, वे फैक्ट लिखते हैं, वे यथार्थवादी लिखते हैं, वे यथार्थवादी रचनाकार है, रचनाकार है। ठीक है, आगे देखिए, उनके लेखन में उनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष, रोष का मतलब क्या होता है? क्रोध, और वो भी क्यों होता है? असंतोष के कारण, असंतोष के कारण, क्योंकि वे संतुष्ट नहीं थे। असंतोष के कारण एक तरह का क्रोध उत्पन्न होता है, रोष उत्पन्न होता है। रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचना अनुभवों की भट्टी में गलाकर रचना की एक नई इमारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय होता है। सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, आयामी का मतलब होता है जितने विविध तरीके का है, तरीके का या प्रकार का है, उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्या है, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों सालों से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो दलितों को दिया ही नहीं जाता था। उनको, अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करते हैं, जब वे पढ़ाई करने के लिए क्लास में गए थे तो उनको जो मास्टर, जो इनके प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, वो क्या करते थे, उनको बार बार झाड़ू निकलवाते थे, भाई झाड़ू निकालो। वो पूरे रूम की सफाई कर देते थे, बाहर साफ कर देते थे। एक दिन झाड़ू निकलवाया, 2 दिन झाड़ू निकलवाया, 3 दिन झाड़ू निकलवाया, ऐसे उनसे लगातार झाड़ू निकलवाया। तो उनको लगा भाई आज निकलवाइए, कल बिठा लेंगे क्लास में। फिर दूसरे दिन फिर कहा आज झाड़ू निकलवाइए, कल बिठा लेंगे क्लास में। फिर उनको लगा चलो कोई बात नहीं, फिर निकलवाइए। एक दिन उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मैं डेली झाड़ू निकाल रहा हूँ और आप मुझे क्लास में बिठा ही नहीं रहे हैं, ये क्या है? तो इस पर जो हेडमास्टर थे, उन्होंने जो लेखक हैं उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। इस बीच में उनके पिताजी ने भी देख लिया, तो उनके पिताजी फिर उनको वहाँ से ले चले। फिर ये जो सेवक राम मसीह है, इन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी मदद करी है, हेल्प करी है, तो उनका नाम इसलिए यहाँ पर अंकित हो गया है क्योंकि वो उनके गुरु कहलाए थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम दलित वर्ग की, कि दलित वर्ग का जो शोषण होता था, उनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ उत्पीड़न होता था, उसका एकमात्र कारण था शिक्षा का अभाव। अगर कोई व्यक्ति उनमें से शिक्षित होता, क्योंकि पढ़ाई का मौका दिया ही नहीं था, तो पढ़ेगा कैसे? और अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो कोई एक दूसरे को देखकर नहीं पढ़ते थे। तो शिक्षा के अभाव के कारण वे नहीं जानते थे कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है। शिक्षा भी हमारे लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आती है और हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये सब, इन सारी चीज़ों से वे अनभिज्ञ थे और इस अनभिज्ञता के कारण जो दूसरे लोग थे, सामंती लोग थे, जमींदारी लोग थे, जो बड़े लोग थे, पूंजीपति लोग थे, वो इनका फायदा उठाते थे, उनसे बेगार करवाते थे। बेगार मतलब कि ऐसी मजदूरी करवाना जिसका वे प्रतिफल, यानी कि जिसका वे भुगतान नहीं करते थे, यानी कि उनको मजदूरी नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ उनसे काम करवाते थे। बदले में उनको किसी तरह की कोई आमदनी नहीं दी जाती थी, कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनका झूठन या जो बचा कुचा होता है या फटे पुराने कपड़े होते हैं वो उनको पहनने के लिए दे दिए जाते थे। उनका बचा कुचा खाना उनको दे दिया जाता था, जाओ खा लो ना, खा लेना। कुछ लोग तो ऐसे होते थे, शायद वो बचा हुआ खाना भी अपने जानवरों को दे देते थे, लेकिन दलित वर्ग को नहीं देते थे। जो उनके घर में काम करते थे उनको नहीं देते थे, भले ही कुत्तों को दे देते थे, जो उनके घर में पालतू पशु होते थे उनको दे देते, लेकिन जो बचा हुआ खाना उनसे कहते थे तुम हमारा जो झूठा बचा हुआ है वही लेके जाइए। वो सारा मिक्स हो जाता, उसको धो धा के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कैसे वो कहते थे। तो ऐसे अशिक्षित होना या शिक्षा का अभाव भी दलित वर्ग की उत्पीड़न, अन्याय और अत्याचार और अपमान का एकमात्र कारण हो सकता है कि शिक्षा के अभाव के कारण ही ऐसा हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा में बढ़ोतरी होती गई, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे तैसे करके शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काफी कुछ प्रयास करे। भारतीय संविधान में उनका एक स्थान रख डाला।
आरक्षण की व्यवस्था रख ली। आरक्षण की व्यवस्था से अब दलितों का उद्धार हो गया। अब दलित का जो स्थान है वो अन्य जातियों से भी बढ़ के स्थान हो चुका है। ठीक है। अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके। प्रतिकार का मतलब होता है विरोध कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। शास्त्र सम्मत शोषण क्या होता था? पंडितों ने कह दिया भाई तुम अछूत हो, तुम दूर रहो, पाप के भागी होंगे। उन्होंने सोच लिया हाँ हम पाप के भागी होंगे, हमें दूर रहना है। तुम्हें मंदिर नहीं जाना है तो मंदिर नहीं जाते थे भाई, भगवान तुम्हारे सारे जो दोष है वो मन देंगे भाई, है ना, भगवान तुम्हारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देंगे, तुम भगवान को कैसे छू सकते हो, तुम तो अछूत हो। तो उन्होंने शास्त्रों ने, शास्त्र सम्मत कौन होते भाई? जो पंडित विद्वान लोग थे, उन्होंने बताया कि भाई तुम अछूत हो, तुम्हें दूर रहना है, तुम्हें ईश्वर से दूर रहना है, तुम्हें साधारण मनुष्य से दूर रहना है, तुम्हारी जाति अछूत है, तुम्हारी नियति है, तुम्हारा भाग्य है, तुम इस जाति में तुमने इस जाति में जन्म लिया है और तुम्हारी जाति ऐसी है कि तुम किसी काम को भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लोगों की सेवा करनी है। ठीक है। उनके घरों की साफ सफाई करनी है, उनके शौचालय की साफ सफाई करनी है, उनके आसपास के एरिया की साफ सफाई करनी है, बस ये काम उनका था। और वे इसी को अपनी नियति, अपना भाग्य मान के और चलते बने, क्योंकि शिक्षा की कमी थी। एक ने किया है, दादा ने किया है, तो उनका बेटा करेगा, फिर उनका बेटा करेगा, फिर उनका बेटा करेगा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक सामंती परिवार में एक पीढ़ी पूरी खप जाती थी दलित की। एक दलित का पूरा वंश खप जाता था, लेकिन उसकी बेगारी खत्म नहीं होती थी। कई बार ऐसा भी हुआ है। शास्त्रों के अनुसार वह कहते थे भाई शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, धर्म में ये लिखा है, हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है, ये जातियां 4 जातियां हैं, इस जाति में जन्म लिया है तुम्हें यही करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना जरूर, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, उनके पास शिक्षा नहीं थी, उनके पास ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोगों ने, इन्हीं दलित वर्ग के लोगों ने जब शिक्षा प्राप्त करी तो अपने वर्ग के लोगों को बताया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। ये जो शास्त्र सम्मत लोग हैं हमें पागल बनाते, बेवकूफ़ बनाते, हमारा अपमान करते हैं, हमारा उत्पीड़न करते हैं। ये शास्त्र सम्मत लोगों से दूर रहना है, हमें हमारे अधिकारों के लिए लड़ना है। तो ऐसे धीरे धीरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ओम प्रकाश वाल्मीकि और भी ढेरों दलित ऐसे हो गए हैं जिन्होंने अपने वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए भरसक प्रयास करें। तो बच्चों वे इस शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति का मतलब होता है अपना भाग्य, मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है इसका एहसास उनको नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था। जयप्रकाश कदर्म ने ये पंक्तियां लिखी है। तो बच्चों एक बार और रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, कि जिन बच्चों का छूट गया था। तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म का समय 30 जून 1950 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद उनका जन्म हुआ था। आज़ादी के बाद की उनकी पारिवारिक स्थिति हम जूटन में पढ़ेंगे। बल्ला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। मकुंदी देवी उनकी माता, छोटन लाल उनके पिता। अक्षर ज्ञान प्रारंभ करा था सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरे और बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी वहीं से करी। 11वीं उन्होंने बरला से करी थी, बरला इंटर कॉलेज से करी थी। 12वीं में फेल हो गए थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और फिर डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी। 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा और गढ़वाल श्रीनगर से उन्होंने एमए किया और 1993 में उनको फिर अंबेडकर पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। 92 में उन्होंने एमए किया, 93 में प्राप्त हो गया। वृत्ति यानी कि कार्य उन्होंने 12वीं में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में उन्होंने नौकरी करी, अप्रेंटिस की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही उन्होंने, जो महाराष्ट्र में है, ड्राफ्टमैन की नौकरी करी और फिर भारत सरकार की तरफ से देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्य किया। सम्मान 93 में उनको अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। परिवेश सम्मान 1995 में प्राप्त हुआ था। जयश्री सम्मान 96 में प्राप्त हुआ था और कथाक्रम सम्मान सन 2000 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। कृतियां उनकी झूठन है, सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं कविता संग्रह है उनके। दलित साहित्य का सौंदर्य उनकी आलोचना है और मेघदूत नाट्य संस्थान में उन्होंने काम किया, अभिनय किया और मंचन निर्देशन भी किया। फिर आते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं उनके, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। कायाकल्प कैसे हुआ, दलित समाज का यथार्थवादी लेखक थे वे। ठीक है।
तो चलिए बच्चों, आज इतना ही। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन परिचय हमने देख लिया है अच्छे से। अगर आता है तो आप लिख लोगे, टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे भी डिटेल में लिख सकते हो। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या तो सम्मान को लेकर बनेंगे या फिर उनके जो प्रारंभिक शिक्षक थे सेवक राम मसीही, उनको लेकर बन सकते हैं, उनके जन्म को लेकर, माता पिता को लेकर। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। इसके बाद जब भी हमारा डे आएगा, मंडे ट्यूसडे, हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। मंडे को हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 यानी कि झूठन कहानी जो पूरी है उसको पढ़ लेंगे, और ट्यूसडे को हम इसके क्वेश्चन आंसर करके इसको क्लियर कर लेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर बचेंगे, 11, 12, 13। इनको भी हम धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नई क्लास में।